Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to deal with Renaissance, more particularly and 15th century into general. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 14th सेंचुरी तक का सारा लिटरेचर कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने कैंटरबरी टेल्स को डील किया, चौसर के माइनर वर्क्स को डील किया, मेजर मूवमेंट्स को डील किया, रिफॉर्मेशन एंड व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ बाइबल एंड ऑल। वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज मोर पर्टिकुलरली हम रेनेसां की बात करेंगे और 14th सेंचुरी से जो शिफ्ट हुआ था 15th सेंचुरी में उसकी बात करेंगे। तो 14th सेंचुरी से जब लिटरेचर का 15th सेंचुरी में शिफ्ट हुआ, देयर कम्स अ टाइम पीरियड विच इज़ कॉल्ड एज barren period or unproductive period. Why this time period is called as barren period or unproductive period? Because in this time period there was not that much authentic literature produced by the writers. Why? Because of certain reasons like wars, hierarchy, lawlessness and all. तो उन्हीं सारी चीज़ों में से आपके यहाँ पे मतलब जो reasons थे आपके कि why this age was called as unproductive period. First reason was there was this the 100 Years' War, all right. Because of the involvement of writers into war, वहाँ पे कोई writers थे ही नहीं जो एक authentic literature या एक major literature को birth देते। तो 100 Year War की बात मैंने पहले वीडियो में कर ली है। Let me directly come to the point. Next जो time period, next जो movement हुई थी, that was the War of Roses. It becomes very important to deal with the time period of War of Roses. So first of all, you should have a clear-cut understanding of the War of Roses, then the time period. Understanding को build करने से पहले जो time period है War of Roses का, it was 1455 to 1485, all right? 1455 to 1485. यहाँ से UGC नेट के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। War of Roses, as you all know कि यहाँ पे दो हाउसेस के बीच में ये जो फाइट हुई थी, फर्स्ट हाउस वाज द हाउस ऑफ यॉर्क्स एंड सेकंड वाज द हाउस ऑफ लैनकास्टर। ऑल्टरनेटिवली दिस वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 30 Years' War. अब ये जो रोजेस है, इट वाज द सिंबल ऑफ द ईच हाउस। फॉर एग्जाम्पल, हाउस ऑफ यॉर्क्स जो थे उनको व्हाइट रोज से सिंबलाइज किया था, हाउस ऑफ लैनकास्टर को रेड रोज से सिंबल करा था। ऑलराइट, तो आपको ये सिंबल्स मालूम होने चाहिए। White rose symbolizes House of York and red rose symbolizes House of Lancaster. All right. So this fight was fought between two houses. First was York's and second was Lancaster's. White rose and red rose. Next important fact associated with the barren period is that there was implementation of the printing press in England. So ये जो implementation of printing press है, it's very frequent asked in exam. 1746 के अंदर विलियम कैक्सटन एक राइटर हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को 1476 के अंदर इंग्लैंड में एस्टैब्लिश करा था। अब एग्जामिनर जो है आपको पजल कैसे करेगा, वो ऑप्शंस में विलियम कैक्सटन का नाम भी लिख देगा और आपको ये मालूम होना चाहिए कि द क्रेडिट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस गोज टू विलियम कैक्सटन, बट इन्वेंशन का जो क्रेडिट है दैट गोज टू जॉन गुटेनबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन गुटेनबर्ग। आई होप इट्स विजिबल ऑन वाइट बोर्ड, अदरवाइज मेरी आवाज़ तो आ ही रही है। इट्स जॉन गुटेनबर्ग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट्स जॉन गुटेनबर्ग। सो कॉइनेज डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो गुटेनबर्ग को जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद विलियम कैक्सटन। ऑल राइट, सो दिस इज some important information in barren period or you can say unproductive period. अब हम रेनेसां की बात करेंगे और रेनेसां से पेंटिंग्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इसके फीचर्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो हम 1 by 1 करके रेनेसां को डील करेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो रेनेसां की जब हम बात करते हैं, रेनेसां पीरियड 14th सेंचुरी के ख़त्म होते ही आपका रेनेसां पीरियड आ जाता है। एट वेरी आउटसेट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन और डेट द रेनेसां, क्योंकि रेनेसां एक बहुत लंबा पीरियड ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर दिखाया गया है। 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है दैट कम्स जनरली अंडर
रेनेसा पीरियड और इसके बीच में आपका एलिजाबेथन पीरियड भी आ जाता है। ऑलराइट, जिसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1558 टू 1603। उसके बाद आपका कैरोलिन एज आ जाती है, उसके बाद आपकी जैकोबियन एज आ जाती है। ऑलराइट, इन सारी टाइम पीरियड्स में से आपको एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, वो हम बाद में करेंगे। लेट मी डील इन डिटेल विद रेनेसा पीरियड। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम रेनेसा को डेट करें या डिफाइन करें। सो एट वेरी आउटसेट, रेनेसा का जो एटमोलॉजिकल मीनिंग है, इट इज रिवाइवल, रिवाइवल एंड रीबर्थ। डियर स्टूडेंट्स, इतनी सी इंफॉर्मेशन हर स्टूडेंट के पास होती है कि रेनेसा पीरियड में रिवाइवल और रिबर्थ हुआ है, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये रिवाइवल और रिबर्थ जो है वो किसका हुआ है। सो दिस रिवाइवल एंड रिबर्थ वाज ऑफ क्लासिकल कल्चर। क्लासिकल कल्चर और एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब होता है फैशन। सो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर क्लासिकल कल्चर का और क्लासिकल क्लासिकल लर्निंग्स का जो है वो रिवाइवल हुआ था। यानी राइटर्स ने एक बार फिर से नीड फेल्ट करी थी कि हमें क्लासिकल कल्चर्स को रिवाइव करना है, रिबर्थ करना है, जिसमें आपका लैटिन का कल्चर आ जाता है, ग्रीक का कल्चर आ जाता है, रोम का कल्चर आ जाता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सारे ये कल्चर्स और ये जो आपके, एक्सक्यूज मी प्लीज, ओके। सो रिवाइवल एंड रिबर्थ जो था, इट वाज ऑफ क्लासिकल कल्चर एंड क्लासिकल एंटीक्विटी। ऑल राइट, जैसे मैंने आपसे पहले बात कर ली कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डेट और डिफाइन इट। ऑल राइट, सो क्लासिकल कल्चर, ग्रीक के, रोम के और इटली के जो भी कल्चर थे वो क्लासिकल कल्चर थे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेनेसा के सीड्स सबसे पहले किस कंट्री में जो थे वो देखने को मिले थे। सो रेनेसा का जो फर्स्ट इंप्रेशन था, इट वाज विटनेस्ड इन इटली। ऑल राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इटली के बाद आपके 16th सेंचुरी के अंदर द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा वाज फेल्ट इन इंग्लैंड। ऑल राइट, उसके बाद आपका फ्रांस में देखने को मिला था। सो दीज आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे रेनेसा का कल्चर देखने को मिला था। ऑल राइट, अब मिशेलेट एक आपके पास critique है, what is said about Renaissance, it becomes very important. Michelet says that it was discovery of mankind by himself. It was discovery of mankind by himself and the world. All right. So this is a statement made by Michelet in context of, Renaissance. Renaissance ने इंग्लैंड के अंदर ऑलमोस्ट एवरी फेसेट ऑफ कंट्री को इम्पैक्ट किया था, लेकिन मोर पर्टिकुलरली Renaissance इम्पैक्टेड पेंटिंग, रिलीजन, कल्चर, आर्ट and politics. These were the first areas, I mean hotspots, which were deeply impacted by Renaissance. All right, जो first feature है Renaissance का, the first feature of Renaissance is it meant the death of scholasticism and had given birth to new way of thinking. रेनेसां ने स्कॉलिस्टिज्म को एंड किया और एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग को बर्थ दिया। ऑल राइट, सेकेंड फीचर दैट डील्स विद रेनेसां इज दैट इट मेड
it made an end to spiritual authority. Spiritual authority. I mean the authority of Pope. Authority of Pope को इसने end किया था. All right. The third feature associated with Renaissance is that it made a shift, very, very important. It made a shift from theocentric to homocentric. रेनेसां पीरियड के अंदर एक सडन शिफ्ट देखने को मिला. पहले जो राइटर का सेंटर ऑफ फोकस जो था स्टडीज के अंदर या राइटिंग्स के अंदर, इट वाज रिलीजन. बट रेनेसां के अंदर शिफ्ट जो हुआ राइटर्स का, दैट वाज ऑन ह्यूमन वैल्यूज. ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन लाइफ becomes the center of the study of the writers. All right. Next is the perception of beauty was given a great importance. All right. The perception of beauty was given a great importance. यानी एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स जो भी थे उनको इंपॉर्टेंस मिली थी. ऑल राइट. और लैटिन और ग्रीक स्कॉलर्स को, लैटिन एंड ग्रीक स्कॉलर्स वर पॉलिश्ड वंस अगेन. ऑल राइट. अब फीचर्स से भी 100% क्वेश्चन बनता है कि फीचर्स से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल जहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि रेनेसां पीरियड के अंदर सबसे प्रोमिनेंट ऑनर क्या था. सो इट वाज पेंटिंग. पेंटिंग वाज द प्रोमिनेंट ऑनर ड्यूरिंग रेनेसां. ऑलराइट. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके ये आपसे बात करना चाहता हूं कि पेंटिंग का मतलब क्या होता है. पेंटिंग इज एन इमोशन. और किसी राइटर ने, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ राइटर राइट नाउ, he said that painting is a silent kind of poetry. all right. तो रेनेसां के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पेंटर्स रहे हैं उनमें से आपका कौन सा है. सबसे पहले राफेल है, देन आपका लियोनार्डो डा विंची. लियोनार्डो डा विंची का सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है दैट इज मोनालिसा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोनालिसा के अलावा आपके जो लियोनार्डो डा विंची हैं, ही ऑल्सो पेंटेड द लास्ट सपर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पेंटिंग के नाम पूछे जा सकते हैं, ऑथरशिप पूछी जा सकती है कि पेंटर कौन है. नेक्स्ट, आप जैसे मैंने आपसे पहले बात करी कि राफेल भी एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पेंटर रहे हैं. तो राफेल इज़ मेनली नोन फॉर अ पेंटिंग कॉल्ड एज सिस्टेन मोडाना. SISTINE MODONNA. all right. So these are famous paintings made by Leonardo da Vinci and Raphael. अब देखें आगे जाके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आप एजेस को डील करते हो तो क्वेश्चन ये एग्जाम में बना हुआ है कि कौन सी एज को रिवाइवल एंड रिबर्थ जो है वो एलिजाबेथन एज का कहा गया है. राइट. जैसे कि मैंने आपसे अभी बात करी कि 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक जो टाइम पीरियड था इट वाज जनरली कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ रेनेसां. तो कौन से ईरा को 15th सेंचुरी यानी एलिजाबेथन एज का रिवाइवल कहा जाता है. इट वाज रोमांटिक एज. इट इज रोमांटिक एज. रोमांटिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन एज. ऑल राइट. अब एलिजाबेथन एज को रोमांटिक एज का रिवाइवल इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ सम सिमिलरिटीज बिटवीन द फीचर्स, द ट्रेंड्स एंड द जॉनर्स. वो बाद की बात है, बाद में बात करेंगे. अब रोमांटिक एज के अंदर एक मूवमेंट आती है और वो प्योरली आर्टिस्टिक मूवमेंट है. आर्टिस्टिक मूवमेंट है वो.
that is pre-Raphaelite movement. Pre-Raphaelite movement, right? Pre-Raphaelite movement का क्या मतलब है? मैंने आपसे पहले बात करी कि आर्टिस्टिक मूवमेंट है, आर्ट पे बेस्ड है, तो 18th सेंचुरी में जाके राइटर्स ने एक बार फिर से नीड फेल्ट करी कि हमें आर्ट में किस राइटर की तरह शिद्दत से काम करना चाहिए, रफेल की तरह. तो दिस मूवमेंट वाज नेम्ड आफ्टर रफेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज pre-Raphaelite. Alright, I hope you got something out of today's class. इसके जो फीचर्स हैं रेनेसां के वो इम्पॉर्टेंट हैं, पेंटर्स इंपॉर्टेंट हैं, पेंटर्स की पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, वॉर ऑफ रोजेस का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, किन हाउसेस के बीच में ये जो फाइट हुई थी, वॉर हुई थी, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक मैं नई वीडियो लेके आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखें, रिवीजन पे फोकस करें और ये सफ़र हम साथ तय करेंगे. Bye bye, take care and don't forget to subscribe the channel.